फंडामेंटल रिसर्च एक्चुअल में है क्या? जी, तो क्यूरियोसिटी ड्रिवन रिसर्च, ब्लू स्काई रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च इज एक्चुअली वन एंड द सेम थिंग। तो जो फंडामेंटल रिसर्च है, इट्स रियली अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस, और हम अपने से पूछते हैं क्वेश्चंस, अपने जो थ्योरी हमने पढ़ी है, चाहे वो फिजिक्स की हो या दूसरे सब्जेक्ट्स की हो, हम वो थ्योरी को क्वेश्चन करते हैं कि ये सही है कि नहीं है। जैसे कि एंटी मैटर और मैटर तो इक्वल क्वांटिटीज में बनना चाहिए था बिग बैंग में, इजंट इट? जी जी जी। लेकिन वो तो हम एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि एनिहिलेशन एंटी नहीं। मैटर। हाँ। जी, एंटी मैटर और मैटर अगर आते हैं एक साथ, तो वो जी एनिहिलेट कर देना चाहिए और सिर्फ लाइट रह जाना चाहिए। लेकिन मैटर रह गया, जिसको हम मैटर बोलते हैं, जिससे कि हम और आप बने हुए हैं। जी सारे हमारे जो जो कण हैं, जो प्रोटॉन्स हैं, हम उसी सूप का नतीजा है, जो सूप हमारे 14 बिलियन ईयर्स पहले बना था। जी। तो ये तो थे कुछ ऐसे सवाल जो सर्न के बारे में थे, और हमने मैम से सर्न के बारे में काफ़ी सारी बातें जानी। अब हम लोग थोड़े से कुछ पर्सनल सवाल, कुछ टॉपिक से हट के सवाल, कुछ ऐसे सवाल करने वाले हैं जो कि अब थोड़े से कैजुअल होने वाले हैं, उतना साइंस से मे बी रिलेटेड ना हो। तो यहाँ तक जिसने इंटरव्यू देखा है, आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आगे के सवालों के लिए। और अगर अभी आप लोग कोई भी डाउट अपना पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। हम लोग आपके सवाल जो है वो मैम तक पहुंचा देंगे। तो मैम बढ़ते हैं अब उन क्वेश्चंस की तरफ जो थोड़े साइंस वाले नहीं हैं। तो एक लड़की जो पहले बीएचयू में थी, देन डीयू में मास्टर्स करी, पीएचडी करी, देन सेकंड पीएचडी के लिए जर्मनी में जाके, जिनेविया यूनिवर्सिटी में जाके सेकंड पीएचडी के लिए किया। आप उस लड़की की जर्नी जो है, थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आपने इस जर्नी में सर्न तक का सफर कैसे तय किया? जी, सवाल तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन जवाब देने के लिए कहूंगी कि एक एक मोमेंट जो है, एक एक दिन का काम बस मैं करती गई, और वो डायरेक्शन बनता गया। मेरे टीचर्स अमेजिंग थे। मैं आज तक अपनी तीन पर्टिकुलर टीचर्स के बारे में बोलना चाहूंगी कि मेरे स्कूल में माय टीचर, जो 7th क्लास में मेरी टीचर थी, उन्होंने बहुत बहुत इनकरेज किया। क्योंकि एक बार उन्होंने कुछ क्वेश्चन क्लास में पूछा और मुझे उसका जवाब आता था, पता नहीं कैसे, लेकिन उन्होंने ऐसा इनकरेज किया कि बहुत अच्छा लगा। बच्चों को तो थोड़ी शाबाशी मिलने में अच्छा ही लगता है। फिर मैं जब बीएचयू में थी, तो 2 लेडी टीचर्स थी वहां पर, और देवर अमेजिंग प्रोफेसर्स थी वो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में। और फिजिक्स की क्लासेस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस में होती थी, नॉट इन द विमेंस कॉलेज, क्योंकि हमारे टीचर्स, जो भी अरेंजमेंट था बीएचयू में इस तरह से था। तो बहुत एक मतलब अगेन बहुत एनकरेजमेंट मिला वहां से। तो एक सर थे हमारे न्यूक्लियर फिजिक्स के बीएचयू में, उन्होंने इतनी अच्छी तरह से हमको पढ़ाया कि हमें, आई स्टिल रिमेम्बर द मोमेंट। वो मोमेंट भी मुझे आज तक याद है कि जब सब लोग चूज कर रहे थे अपना स्पेशलाइजेशन, तो सबने इलेक्ट्रॉनिक्स लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वाज द बिग थिंग 80s में, एज यू नो। और मैंने सोचा मैं इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं करूंगी, मुझे तो उसके न्यूक्लियस के अंदर देखना है कि क्या है, और मैं न्यूक्लियर फिजिक्स लूंगी। मैंने ऐसे सोच के न्यूक्लियर फिजिक्स लिया था, क्योंकि आई रिमेम्बर कि लोगों ने मुझे बोला कि देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़ी जल्दी जॉब मिल जाएगा, और ऐसा हुआ। मेरे सारे क्लासमेट्स को जॉब्स मिले, एमएससी खत्म भी नहीं हुई थी उनकी, और सबको जॉब्स मिल गए थे, और मैं अकेली थी कि मेरे पास जॉब नहीं था उस वक्त। और काफी दुखी हुई मैं कि मेरे को जॉब नहीं है, लेकिन फिर मैंने अप्लाई किया पीएचडी के लिए। और जब अप्लाई किया तो आई वाज सिलेक्टेड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो मैंने फिर पीएचडी शुरू किया। और पीएचडी के डेज भी डिफिकल्ट होते हैं, इट्स लाइक रियली डिफिकल्ट, क्योंकि आप एक तरह से एक करिकुलम बेस्ड लाइफ, जहां पर किसी और ने आपके लिए सोच लिया है कि आपको क्या पढ़ना है, और आप उसको पढ़ते जाते हैं, ठीक है।
लेकिन पीएचडी में थोड़ा-सा एक थ्रोइंग इन द होता है कि आप ओशन में गिर गए हैं, पानी में गिर गए हैं और अब कैसे यहाँ से किस तरफ तैरना है? तैरना तो पहले तैरना सीखेंगे आप, और फिर किस तरफ तैरना है ये भी सीखना है कि कहाँ किनारा मिलेगा। ये कुछ पता नहीं चलता है उस वक़्त, लेकिन हाँ, टीचर्स आपके बहुत अच्छे हों यदि, और आपके पास अच्छे मेंटर्स हो जाते हैं और आपके पास माहौल अच्छा मिल जाता है, और ये सब हमारे कंट्री में बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में है। आई वाज़ फॉर्च्यूनेट कि मेरे पापा ने मुझे बीएचयू भेजा। झांसी में थी मैं पहले, तो झांसी में विमेंस के लिए नहीं था साइंस कॉलेज, तो पापा ने मुझे भेजा बीएचयू में। और उसी तरह से फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का माहौल मिला पढ़ने के लिए, और वहाँ कंप्यूटर सेंटर था, मुझे याद है। आई यूज्ड टू जस्ट फील हैप्पी टू बी इन द कंप्यूटर सेंटर। जस्ट नाम मुझे बहुत अच्छा लगता था कि आई एम इन द कंप्यूटर सेंटर, उस जमाने में। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको आगे बढ़ाती हैं, और आपको लगता है कि जब मैं स्कूल में थी तो मुझे लगता था मेरे को टीचर बनना चाहिए। इट इज सो नाइस टू बी अ टीचर इन द स्कूल। और फिर जब बीएचयू में गई तो मेरे को न्यूक्लियर फिजिक्स का लगा कि मुझे न्यूक्लियर फिजिक्स करनी चाहिए। और फिर जब मैंने पीएचडी करी तो मुझे लगा मुझे फिजिक्स करनी चाहिए। सो द रोल ऑफ मेंटर्स एंड द रोल ऑफ द एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है कि हमारे कंट्री में जो कर सकता है अपने लेवल पे, जैसे आप कर रहे हैं अपने साथियों के लिए, उसी तरह से सबको करना चाहिए। अच्छा, एक स्टोरी आपकी ये भी है कि आप जब जेनेविया में जब आप पीएचडी सेकंड पीएचडी कर रहे थे, तब अचानक से ही करिकुलम चेंज हो गया था और आपको एक शायद जर्मन लैंग्वेज में एक एग्जाम, जर्मन या फ्रेंच लैंग्वेज में एक एग्जाम देना पड़ा था। तो उसके बारे जी में थोड़ा बताएं। जी जरूर। तो सेकंड पीएचडी की भी कहानी यही है कि मैंने अपने आप को काफी कमतर महसूस किया टेक्नोलॉजी के मामले में, क्योंकि यहाँ तो जो मैं देखती थी फटाफट लोग यहाँ से एक तार खींच दूसरा खींच, ये मेजर कर वो कर, और मतलब जो काम मैं एक हफ्ते में नहीं कर पाती थी वो यहाँ पर लोग आधे दिन में करके खत्म कर लेते थे। तो दैट यूज टू बी वेरी लाइक डिप्रेसिंग कि अब ये तो मुझे सीखना पड़ेगा ये सारी चीजें। तो ये करते हुए मैंने सोचा कि चलिए लेट मी रजिस्टर इन पीएचडी, थोड़ा यहाँ सीखने को मिलेगा, देयर विल बी सम स्ट्रक्चर्ड लर्निंग देयर। और वहाँ फिर जब पीएचडी मैंने ज्वाइन कर ली तो काम चलता रहा। ये एक दया थी ऊपर वाले की कि काम जो था वो ही था जो मैं सर्न में कर रही थी, जिसको कि मैं पीएचडी के लिए उसको सबमिट कर सकती थी। इट वाज डिटेक्टर डेवलप, तो वो पूरी इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर ही बेस्ड है वो पीएचडी नंबर 2। तो अब मैंने जब कर लिया तो जब जमा करने गए पीएचडी तो उन्होंने बोला कि अरे अभी तो आप मुझे अपने फॉर्म वो दिखाइए, सर्टिफिकेट्स वगैरह जो भी थे, वो चेक वेक किया सब कुछ। तो उन्होंने बोला कि आपको एक एग्जाम पास करना पड़ेगा, और वो था एग्जाम ऑन फिजिक्स, विच मीन्स द इलेक्ट्रोवीक फिजिक्स, स्पेशलाइज्ड फॉर द लैप टाइम के जो बात हो रही थी उस वक्त। अब मैं तो फिजिक्स से थोड़ा दूर सी निकल आई ना, सारा डिटेक्टर्स में काम किया, और और नई कंट्री, नई लैंग्वेज यहाँ पर, और उसके बाद सीखना ये सब चीजें, ये सब करते कराते काम तो पूरा हो गया था, लेकिन एग्जाम एक पास करना तो बड़ा मुश्किल हो गया। मुझे लगा कि अब इसको क्या करा जाए, इसको गिव अप करा जाए, फ्रेंच में वो भी एग्जाम। सो आई डिसाइडेड, मैंने सोचा अब क्या करा जाए, ना तो मुझे वो फिजिक्स आ पाएगी इतनी जल्दी से, क्योंकि आप भूल जाते हो अगर आप रोज रोज जी। उसके बारे में बात ना करें, डिस्कस ना करें तो। अब एमएससी में कभी पढ़ी थी वो मैं भूल गई थी उसको। फिर क्या है, अपना जुगाड़ू का दिमाग तो होता ही है सब इंडियंस का। तो एक तो लगाया ट्यूशन फटाफट। एक मैंने स्टूडेंट को पकड़ा, एक ग्रेजुएट स्टूडेंट था, उसको मैंने बोला कि मुझे ये 6 महीने में मुझे ये जो फिजिक्स है ये पूरी मुझे एक बार रिवाइज कराओ। और एक और ट्यूशन पकड़ा मैंने फ्रेंच के लिए। मैंने कहा मुझे इतनी सिखा दो कि मैं बोल पाऊं, और ये किसी तरह से आई विल बी एबल टू कन्वर्स, जो जितना जरूरी है एटलीस्ट। तो वो बस ऐसे कहते हैं ना कि गिरते पड़ते इंसान सीख ही लेता है। और हम भारतीयों में एक तो बहुत ही एक शक्ति होती है अंदर जो हमें पता ही नहीं होती कि हमारे अंदर है, और वो तभी निकल के आ जाती है कि जब जरूरत होती है उसकी, जब बिल्कुल कहते हैं ना कि आप कोने में पहुंच जाते हो, जब जहां से कोई रास्ता नहीं दिखता है तब वो शक्ति आ जाती है आपके अंदर। तो हाँ, मैं पास हुई अच्छे से, आई गॉट गुड ग्रेड्स, एंड मेरी डीएससी की सर्टिफिकेट मुझे मिला। आई एम हैप्पी अबाउट इट। जी। अच्छा, पीएचडी में आपकी एक और
बात हुई थी कि जब आपके टीचर ने बोला था, प्रोफ़ेसर जिनकी अभी आपने ज़िक्र किया था, नोबेल लॉरिएट थे 1992 के, कि आप एक इंस्ट्रूमेंट बनाकर उनके पास ले गई थी एंड देन आप काफ़ी एक्साइटेड थी कि सर को जी, दिखाना है। देन सर का रिएक्शन था कि ओके, तो अब आपको आपने टूल बना लिए, नाउ डू योर जी। रिसर्च विद दिस यूजिंग दिस टूल। जी, जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। ये भी बिल्कुल शुरू के दिन की बात है, जब मैं यहाँ आई थी तो मतलब जो जिस तरह के प्रोग्रामिंग की ज़रूरत थी, वो मतलब उस वक़्त मैं नहीं तैयार थी, सीधी बात है। तो मुझे अभी भी याद है कि मैंने किस तरह से अपना कंप्यूटर सेंटर में बैठ-बैठ के वहाँ पर जो एक्सपर्ट्स थे, उनसे भी पूछ-पूछ कर और किसी न किसी तरह से जोड़-जाड़ के चीज़ों को एक चीज़ समझ में आई मुझे उस ज़माने में, एक ना प्लॉट बनाने का एक स्पेशल प्रोग्राम होता था। और वो मैं तो बड़ी इम्प्रेस हो जाती थी जो लोग बना लेते थे इन चीज़ों को, कि डेटा निकल रहा है आपका और ऑटोमैटिकली प्लॉट बन रहे हैं। हमने तो पहले ये किया नहीं था इस ऑफ कोर्स अब आज की तारीख में बोला जाए तो इट इज़ लाइक सच अ सिंपल थिंग, लेकिन जब आपने कभी नहीं किया हो, कभी सुना नहीं हो उसके बारे में और किस तरह से उसको यूज़ करते हैं, उस ज़माने का कॉम्प्लिकेटेड पैकेज, तो मैंने उसको काफ़ी दिमाग लगा लोगों के और लोगों से मदद भी लेके और यूज़ करना सीख लिया उसको। और जब मेरा पहला प्लॉट निकला, मैं इतनी एक्साइटेड हो गई, मैं बड़ी खुश हो गई कि वाह! मेरा तो डेटा प्लॉट हो गया है इसके अंदर, एंड एट लीस्ट आई नो हाउ टू डू दिस जॉब। तो मैं बड़ी खुश हो गई और उसी वक़्त वो मेरे ऑफ़िस में आए, वो ऐसे राउंड्स लेते रहते थे बीच-बीच में, तो प्रोफ़ेसर शारपा तो वो आए ऑफ़िस में एंड मैंने एकदम एक्साइटेड क्योंकि मैं बहुत ही उस मोमेंट वो एक्साइटमेंट का था क्योंकि वो उसी वक़्त मेरा प्लॉट बन के स्क्रीन पर आया था। और स्क्रीन भी पुराने ज़माने के टीवी टाइप के होते थे, मोटे-मोटे स्क्रीन्स आई स्टिल रिमेंबर और मैंने घुमा के उसको उनको दिखाया, मैंने कहा लुक आई मेड दिस प्लॉट एंड ही सेड नहीं आई सेड आई नो हाउ टू मेक दिस प्लॉट सो ही सेड वेरी गुड नाउ गो बैक टू रिसर्च एंड डू दिस इज जस्ट अ टूल टू डू द रियल रिसर्च। तब मुझे समझ भी आई बातें, यू सी थोड़ी-थोड़ी चीज़ें होती हैं व्हिच देन टेल यू अबाउट बिगर थिंग्स एंड इट आल्सो फॉर्म्स द बेसिस कि आप डोंट गिव अप, सिली चीज़ें कुछ नहीं होती हैं, अगर आपने सिली समझ के आपने अटेम्प्ट ही नहीं करी वो चीज़, तो फिर आप तो पीछे ही रह जाएँगे ना। जी, एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इसमें कोई शर्म नहीं है ये बोलने के लिए कि मुझे ये नहीं आता है, कोई शर्म नहीं है। आप पूछ सकते हैं, आप किसी से पूछ सकते हैं, ये बहुत बड़ा लेसन है एक मैंने जो सीखा, क्योंकि पहले मुझे शर्म आती थी पूछने में, ये बोलने में भी शर्म आती थी कि मुझे नहीं आता, क्योंकि ऐसा तो लेकिन हो ही नहीं सकता है कि हमें सब कुछ आता है, नहीं आता भाई, बहुत चीज़ें नहीं आती और हैं। यही चीज़ हमको साइंस सिखाती है, टू एक्सेप्ट दैट वी डोंट नो एवरीथिंग। बिल्कुल सही। जी। अब एक और कहानी है आपके बारे में, मैंने काफ़ी रिसर्च करी है, एक और कहानी है, उसके बाद थोड़े और सवाल लेंगे। आपने एक बार एक इंटरव्यू में बताया था कि आपने 7th क्लास में अपने टीचर की बात करी अभी। तो उसमें आपने ये बताया था कि 7th क्लास में आपको थर्मामीटर रीसेट करना था। तो थर्मामीटर रीसेट करने के लिए आपने एक नया मेथड इजाद किया था जो मैग्नेट से था। वो मैंने इजाद नहीं किया था, पहले तो क्लियर कर दें बात। बट वो आपके या लिए तो लेकिन डिस्कवरी ही थी, मतलब वो पहले हाँ, से रहा होगा बट आपके लिए आपने नया खुद से सोचा। जी, ये बात सही है और सिस्टर एक्विलिना थी मेरी टीचर जो 7th ग्रेड में मेरी टीचर थी फिज़िक्स की और हाँ, उन्होंने ऐसे क्लास में पूछा, वैसे आपने बड़ी रिसर्च करी है, ये तो मानना पड़ेगा। सो थैंक यू मैम। तो वो टीचर ने पूछा क्लास में कि ये थर्मोमीटर को कैसे रीसेट करेंगे और वो जो मेनिस्कस है वो मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई थी वहां पर उस थर्मोमीटर की। अब आज के ज़माने में तो बच्चा-बच्चा जानता है कि मैग्नेट क्या होता है। हमारे ज़माने में तो हमने कभी ना देखा था, ना सुना था उसके बारे में। बट शायद मैंने पढ़ा होगा किसी किताब में कहीं पर, तो दिमाग में रह गया और मैंने जवाब तुरंत दे दिया कि वी विल यूज़ अ मैग्नेट। तो टीचर बड़ी खुश हो गई कि दिस इज़ ग्रेट और ऑफ कोर्स आज आज इफ यू लुक तो दैट इट लुक्स लाइक अ सिली सिली थिंग बट इट वाज़ अ बिग थिंग कि क्लास में मैंने जवाब दिया और उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया इसके बारे में एंड इट हैज़ बीन लाइक एन इंसिडेंट की जो उन्होंने फिर जाके रिलेट किया लोगों को दूसरे टीचर्स को बताया और काफी मुझे तारीफ मिली छोटी सी बात के लिए लेकिन वो छोटी सी एक
रास्ता बनाया उस छोटी सी बात ने मेरे लिए। अच्छा, आपने जो भी एक बात बोली है कि आज के टाइम के हिसाब से वो चीज़ कुछ भी नहीं है टाइप, ये चीज़ बोली आपने। बट मैं कई बार सोचता हूँ कि आज के टाइम के हिसाब से अगर हम चीज़ों को देखेंगे, तो उस टाइम की रिसर्च तो कुछ लाइक रामन इफ़ेक्ट अगर हम लोग देखें जी, जी, बिल्कुल। रामन इफ़ेक्ट अगर हम लोग देखें, तो आज के हिसाब से तो हम लोग 11th क्लास में ही जानते हैं, पढ़ने लगते हैं कि क्वांटम थ्योरी क्या है। तो क्वांटम बिल्कुल। थ्योरी तो उस टाइम पे थी ही नहीं, लाइक आइंस्टाइन और बाकी लोग क्वांटम थ्योरी को अभी फाइंड कर रहे थे, अभी उसको जी, एस्टैब्लिश कर रहे थे। तो जी। एक चीज़ जो है वो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि जब लोग कहते हैं कि ये चीज़ हम पहले ही कर चुके हैं, जो अब हो रही है, लाइक एक मिथ टाइप में बातें कहते हैं ना लोग आजकल की। अब मैं इसको डायरेक्टली कह देता हूँ कि इंडिया में आजकल ये चीज़ बहुत चल रही है कि ये काम अगर किसी और ने किया है, अरे ये तो हम पहले से ही कर चुके थे। लाइक जी, ये तो जी। हमारे यहाँ लिखा है, ये तो हमारे वहाँ लिखा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कि एक जी, तो ये मिथ वाली बात, और दूसरा मैं सर्न का जो 2012 का एक्सपेरिमेंट था, उसमें भी एक मिथ फैला था, उस पर भी बात करना चाहूँगा। एंड देन तीसरी चीज़ कि अ, मिथ्स के अलावा हम लोग एक्नॉलेजमेंट जो करना भूल गए हैं। लाइक अगर आर्यभट्ट ने अपनी थ्योरी दी थी कि प्लैनेट्स के बारे में या फिर डिस्टेंसेस के बारे में, जो भी थ्योरीज दी थी आर्यभट्ट ने, हम लोग उसके लिए उनको एक्नॉलेज नहीं कर रहे। हम लोग उस चीज़ के लिए एक्नॉलेज कर रहे हैं जो चीज़ उन्होंने कभी की ही नहीं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि एक बहुत बड़ी लर्निंग मेरी लाइफ में रही है अबाउट रिगर। अब रिगर को कैसे बोलेंगे कि मेहनत तो सब करते ही हैं, लिख-लिख के सीखते हैं, हम लोग बचपन से सीखते हैं कि हमें लिखना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए। लेकिन एक कंप्लीटनेस जो है वो तभी आएगी कि जब आप उसको इस हद तक कर लें कि वो बेस्ट हो जाए दुनिया में। मतलब ऑफ कोर्स ये कहने में बहुत बड़ी बात लग रही है, लेकिन या तो आप ना करें काम। फिजिक्स में, साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह से सोचना कि आप या तो उसको एब्सोल्युटली अपने बेस्ट से भी बेस्ट करना है, और या आप उसको नहीं करें, क्योंकि ट्राइंग इज नॉट इनफ, गुड इंटेंशन इज नॉट इनफ, you have to succeed, you have to go beyond जो पास्ट में काम हुआ है, you have to go beyond and see कि मैं इसमें आगे क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता हूं या कर सकती हूँ। नंबर वन। नंबर टू, आज के तारीख में बोलेंगे तो ग्रेविटी न्यूटन ने दी। बच्चा तो आज, छोटा सा बच्चा बोलेगा कि अगर हम बॉल को ड्रॉप करेंगे तो वो नीचे ही जाएगी, क्यों? वो बोलेगा ग्रेविटी। ग्रेविटी। तो उसको पता होता है, ठीक है ना। तो हम सब जो है ना, हम लोग इतने कलेक्टिवली इस चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि कितनी नॉलेज के लिए हम जायंट्स के शोल्डर्स पे खड़े हुए हैं। और हमारे कंट्री में भी जायंट्स हैव बीन देयर, थॉट प्रोसेसेस हैव बीन देयर। फिलोसफी तो हमारी हेरिटेज है, लॉजिक एंड मैथमेटिक्स इज आवर हेरिटेज। थोड़े सी हमारी लेट्स से कि ड्रॉबैक ये रही है कि साइंटिफिक कोरोबोरेशन ऑफ एंशियंट साइंस, नॉट ऑफ रिसेंट साइंस। जो रिसेंट साइंस जहां पर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस काफी आया है, वो तो लिखी गई और किताबों में आ गई, लेकिन जो एंशियंट साइंस थी हमारे कंट्री की, वो डॉक्यूमेंटेशन में बहुत कमी है उसमें। So it is a work, I think, for PhDs to pick up myths, so to speak, जो आप बोल रहे हैं, उन myths को उठाएं, scientific corroboration को उठाएं और उनको इकट्ठा साथ में लगाएं in a scientific process। तब तो हम उसको बोल सकते हैं yes, QED, isn't it? नहीं तो क्लेम करने के लिए हम कुछ भी क्लेम कर लें, लेकिन साइंस डजंट वर्क लाइक दैट। साइंस इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड साइंस इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। जब तक कि हिग्स बोसॉन मिल नहीं गया,
तब तक हम ये नहीं कह सकते थे कि हमने हिग्स बोसोन को देख लिया या फिर स्टैंडर्ड मॉडल कंप्लीट है। वो तो आज भी कंप्लीट नहीं है, उसमें स्टिल देयर आर ट्वीक्स एंड थिंग्स, बट एक्सपेरिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो थ्योरी को क्यों मिला नोबेल प्राइज? बिकॉज एक्सपेरिमेंट ने बताया कि यस, योर थ्योरी जी वाज करेक्ट। जी, डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? बहुत सारे क्वेश्चंस थे आपके एक साथ। जी जी जी। अब मैं ऐसे ही करता हूँ, मेरे काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं और आज तो कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं, जो मैंने लिखे थे उनसे ज्यादा ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, जी जी। क्योंकि या अब रोज रोज मौका नहीं मिलता ना ऐसे कॉन्वर्सेशन करने का, तो मेरे सवाल आए जा रहे हैं। अच्छा, जी जी आपने 2012 की हम लोग इतने देर बात कर रहे थे, बट खैर इंडियन मीडिया की आज के टाइम पे बात ना ही करी जाए तो अच्छा है। बट उस टाइम पर भी मैंने कुछ मीडिया चैनल्स में ये चीज़ सुनी थी कि लाइक ब्लैक होल्स जनरेट हो रहे हैं, जो मशीन काम कर रही है उसकी वजह से ब्लैक होल्स जनरेट हो रहे हैं। एंड एज वी नो कि ब्लैक होल्स खतरनाक हो सकते हैं, हमारे लिए खतरनाक होते हैं। बट एक चीज, अगर हम लोग अगर एस्ट्रोनॉमी में जाएं, अगर हम लोग कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इन सब चीजों में जाकर स्टडी करें, अगर हम लोग एक मिनिमम रिक्वायरमेंट देखते हैं, अगर एक ब्लैक होल की, तो ब्लैक होल का मास ही 1.4 सोलर मास होना चाहिए। मतलब ब्लैक होल के लिए जो मिनिमम मास है वो 1.4 सोलर मास से अबव होना चाहिए, तब जाके ब्लैक होल बनने की पॉसिबिलिटी बनेगी। ये नहीं कि बन ही जाएगा, पॉसिबिलिटी बनेगी। और अगर उतने जी छोटे मास वाले ब्लैक होल की बात करेंगे तो उसका शॉर्ट साइड रेडियस ही कुछ होगा ही नहीं। बट इस चीज ने बट इस लोगों को बहुत चीज़ ने डरा लोगों दिया को था बहुत। कि जी ब्लैक होल बन जाएगा, अर्थ खत्म हो जाएगी, ये वो। तो इस तरह के, मतलब पढ़े लिखे लोगों से इस तरह की जब चीजें होती है, और वो भी जर्नलिस्ट से, तो तब जी। आपको कैसा लगता है जब आप सुनते हो कि जर्नलिस्ट ये ये सब तो बोल रहे हैं? देखिए, अगर ना आप मैं अपनी बात करती हूँ कि ये एक ना मौका आया साइंस को पॉपुलराइज करने का। ये एक मौका आया मिथ बस्टिंग करने का। जी और ये एक मौका आया कि जो दुनिया में लोगों को पता नहीं था कि एक स्लीपी सा सन एक लेबोरेटरी है जिनेवा में, किसी को नहीं मालूम था तब तक। जब तक कि ये एक तरह की एक पैनिक मॉन्गिंग शुरू हो गई कि ब्लैक होल बन जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी और इस तरह से। देखो, साइंटिस्ट तो सब अपने स्टडीज तो करते ही है ना। ब्लैक होल फॉर्मेशन जिस तरह का होना चाहिए एलएचसी के अंदर, वो हम रोज देखते हैं। कॉस्मिक रेज में जो एनर्जी आती है वो एलएचसी से कहीं 100 टीवी की कॉस्मिक रेज आती है, हमारी बॉडीज से निकल के जाती है, यू नो। और जो भी बनते हैं और इमीडिएटली डिके हो जाते हैं, अगर अगर कोई थ्योरी अगर ली जाए किसी भी तरह की। और पूरी सेफ्टी स्टडीज होकर, सेफ्टी रिपोर्ट्स हैव बीन पब्लिश्ड फॉर द एलएचसी कि किस तरह का देर इज नो जीरो नेगेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एनी ब्लैक होल्स एट सर्न। तो मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा ये साइंटिफिक सुपरस्टिशन को हटाने का ये एक बहुत अच्छा मौका था, और हमने शायद उसको बहुत अच्छे से यूज नहीं किया। क्योंकि मीडिया को तो अच्छा लगता है ना भाई, सब लोग उनके चैनल्स को देखेंगे कि अगर हम थोड़ी सी शोर मचाएंगे कि दुनिया का अंत होने वाला है एंड सो ऑन। लेकिन हाँ, बच्चों को इंटरेस्ट जरूर आ गया इससे। डैन ब्राउन की मूवी और बुक भी आपने पढ़ी होगी, एंजल्स एंड डेमन्स। So yeah, it's a good moment and good way of science outreach, I would say. जी। अच्छा, मूवीज की आपने बात करी, एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप मूवीज देखते हो? मतलब साइंस साईफाई मूवीज वगैरह आप देखते हो? हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बिल्कुल वक्त नहीं मिलता है काम के अलावा, फिर बाकी घर भी है, मेरी फैमिली है, मेरी मम्मी है, एंड लॉट ऑफ जो भी थोड़ा बहुत फ्री टाइम रहता है उसमें आई हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो पिक्चर देखने का तो मौका बहुत ही कम होता है, थोड़ा बहुत टीवी देख लेते हैं वीकेंड्स पर, वो भी। जी, कोई बात नहीं। मेरा वैसे अगला सवाल आपसे यही था कि टेनेट जैसी मूवीज पर आपके क्या विचार है? वैसे मैं आपको रेकमेंड करूंगा, आप टेनेट जरूर देखिएगा, जी, क्योंकि बहुत लोगों का दिमाग जो है वो खराब कर चुकी है वो मूवी क्योंकि ऐसा है।
तो हाँ, टाइम इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट वहाँ पर जो है यूज़ किया गया है, तो आई सी। इन्वर्टेड टाइम में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो अच्छा है, जी, जी। अच्छा। साइ-फाई मूवीज़ के हाँ। हिसाब से काफ़ी अच्छा है। इट्स गुड ना, बच्चों को सोचने पे मजबूर हो गए ना, दैट इज ऑलरेडी अ गुड थिंग। इट थॉट एक्सपेरिमेंट्स तो बच्चे कर ही सकते हैं, बच्चे कैसा भी कर सकते हैं। सो आई थिंक मूवीज आनी चाहिए इस तरह की, जो बहुत ही सॉर्ट ऑफ एडवांस्ड साईफाई मूवीज हो, क्योंकि जो आज का साईफाई है वो 30 साल के बाद सच्चाई भी हो सकता है। मैं आपको बता सकती हूँ कि 30 साल पहले या 40 साल पहले मैं नहीं सोच सकती थी कि हम और आप इस तरह से बैठ के बात कर सकते हैं, नहीं सोच सकते। और मेरे ग्रैंडफादर या मेरे फादर तो कभी ये भी नहीं सोच सकते थे कि हम बिना तार से हम फोन कर सकते हैं किसी को, नहीं सोच सकते। यू सी। सो एंड दैट एग्जिस्टेड इन साइंस फिक्शन। सो आई थिंक इट्स अ वेरी important role that science fiction plays in firing up the imagination of our young generation and also the inspiring scientists. जी, जी। अब मैम थोड़ा-सा मेरा सवाल जो है वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से पे है, स्पेशली इंडिया में ये चीज़ होती है बहुत ज़्यादा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं वो जितना ज़्यादा बढ़ते हैं, जितना ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, उतनी ही ज़्यादा कोचिंग्स हर दिन हमारे जो कंट्री है उसमें खुलती जा रही हैं। लाइक चाहे वो आईआईटी जेईई के लिए हो, चाहे वो आईएएस के जो प्रिपरेशन करते हैं, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए हो, चाहे एसएससी, सीजीएल इन सब की कोचिंग्स हों, और या फिर आईआईटी जैम की कोचिंग हो, आईआईटी के लिए जो एग्ज़ाम एमएससी के लिए होता है, जैम, जेस, जेआरएफ इन सब के लिए कोचिंग्स आ गई हैं। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो? लाइक मेरे को लगता है कि कोचिंग्स कहीं न कहीं हमारी जो क्यूरियोसिटी है, हमारे अंदर जो जानने की लालसा है, उसको ख़त्म करके हमें बस एक प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन की तरह बता देते हैं कि इतने मार्क्स का पेपर है, इतना टाइम मिलेगा, इतने सवाल आपने कर लिए तो इतना आपको हो जाएगा, इतना सिलेबस कर लो, इतना ये नहीं है कि ये चीज़ में आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप ये पढ़ लो, ये चीज़ में आप तो आपके इसमें क्या विचार है? क्योंकि मेरा काफ़ी इस पर डिस्कस करना है। जी। सो अब क्या बताया जाए, अपने कंट्री में कंपटीशन तो है ही, कंट्री की पॉपुलेशन इतनी है, हर बच्चे के लिए अपॉर्चुनिटी गारंटीड नहीं है। बच्चा करे तो क्या करे, बच्चा हैज टू ट्राई टू मेक अ फ्यूचर। लेकिन ये सब देखते हुए भी आई थिंक एफर्ट्स तो बहुत हो रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी टू मेक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। मतलब इतनी नई आईआईटीज बनी हैं, इतने नए इंस्टीट्यूशंस खुले हैं, आईसर्स, नाइसर्स, इस तरह के जो रिसर्च फोकस्ड हैं सो टू स्पीक। एंड यू नो हर बच्चा तो अपनी ड्रीम लेकर ही बड़ा होता है ना। तो अब बच्चे की जो ड्रीम्स हैं उनको कभी उसका लक्ष्य ना हटे अपने ड्रीम से, यही मैं कहना चाहूंगी। क्योंकि अगर आपने हर दिन अपने ड्रीम के तरफ एक भी स्टेप लिया, एक एक स्टेप लिया, तो यू नो द लॉ, द एक्सपोनेंशियल लॉ, आइंस्टाइंस लॉ, कि आपका एक दिन आएगा कि जितनी एफर्ट आपने बाकी जिंदगी में करी है उसकी पूरी डबल से भी ज्यादा एक दिन में आप कर पाएंगे जंप इन वट एवर इज योर ड्रीम। आई एम नॉट सेइंग कि आईआईटी में जाना नहीं जाना चाहिए या जाना चाहिए, ये सब तो बच्चों की अपनी डिजायर्स हैं। और लेकिन सिर्फ एकमात्र एक इंजीनियर बन के और फिर अगर एमबीए कर लेना है और फिर मल्टीनेशनल में चले जाना है, तो देन इट इज अ लॉस टू द सिस्टम, सो टू स्पीक। कि आपने अपनी कोचिंग भी करी, आपने आईआईटी का प्लेस भी ले ली एक, बट यू डिड नॉट बिकम एन इंजीनियर, you went into a multinational and you are doing something else that you did not set out to be। लेकिन ये सब कहते हुए अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि जो सच्चाई है वो भी बहुत चैलेंजिंग है बच्चों के लिए। दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि मैं किस करियर को आगे बढ़ाऊं। तो मैं ये कहूंगी कि बच्चा सोचे कि मुझे क्या करना है आगे, और द बेस्ट वे टू फॉर्म्युलेट योर ड्रीम, क्योंकि होता है बचपन में कि आप क्या करना चाहते हो, बचपन क्या बहुत बड़े होते होते तक भी नहीं पता होता है कि हमको क्या करना है। तो आप अपने आप को उस माहौल में जाएं, उसी एनवायरनमेंट में जाकर देखें। विज्ञान समागम ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले ये किया है कि लोगों को पता तो चला कि दैट देयर आर मेगा साइंस प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री।
जी। और उस तो वहां पर जाके देखें, और अगर पॉसिबिलिटी है तो 1 महीना 2 महीना स्पेंड करें वहां जाकर, देखें कि क्या मुझे ये पसंद है, क्या मैं एनर्जी क्राइसिस ऑफ इंडिया के लिए काम करना चाहूंगी जिंदगी में, फॉर एग्जाम्पल, यू नो। तो उसके लिए क्या हो रहा है, तो आई थिंक दैट एक बहुत बड़ी गाइडेंस जो है वो यूनाइटेड नेशंस के एसडीजी, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निकाले हैं यूनाइटेड नेशंस ने, 17 हैं। तो वो एक तरह की एक रोड मैप है पूरी दुनिया के लिए कि कैसे इस प्लैनेट को हम एक सस्टेनेबल मैनर में आगे लेके जा पाएंगे। और मैं सोचती हूँ कि सबसे बड़ा एक इम्पैक्ट वो हो पाएगा कि यदि हम अपनी ड्रीम को उसके साथ अलाइन कर पाए, और एक छोटे से छोटा भी कंट्रीब्यूशन अगर हम करें अपनी जिंदगी में, तो आई थिंक जीवन हमारा सार्थक होगा। जी। और बट अभी भी मैम कोचिंग का जो कॉन्सेप्ट है, लाइक एक जगह है जहाँ पर इतने सारे बच्चे होंगे, सिर्फ सवाल कराए जाएंगे, इसको आप कैसे देखते हो? लाइक एक पॉजिटिव फैक्टर इसका और एक नेगेटिव फैक्टर। यदि बच्चा सोचना बंद ना करे, तो ये कुछ भी, एनी लर्निंग इज अ लर्निंग, यू नो, देयर इज नो बैड लर्निंग। तो वो एक तरह का एक पर्टिकुलर फोकस्ड लर्निंग है ऑन क्रैकिंग एन एग्जाम, यू नो। और हम सब एक कहीं ना कहीं ये सिस्टम में हमारे अंदर आया है ये। अब आजकल के बच्चों के पास तो बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। हमारे टाइम में तो क्या अपॉर्चुनिटीज थी, आईआईटी थे या मेडिकल डॉक्टर बन सकते हैं आप, दो ही काम एक तरह से, अनलेस अदरवाइज यू आर अनसक्सेसफुल, अदरवाइज यू आर जीरो। मतलब हमारे टाइम में तो हमारे जो पियर्स या लेट्स से कि जो सीनियर्स थे या जो पेरेंट्स वाला जो जनरेशन था, वो तो अगर सिलेक्शन नहीं हुआ आपका तो आप जीरो, यू नो। सो दैट काइंड ऑफ अ प्रेशर से जब बच्चे बड़े होते हैं, दैट इज वेरी नेगेटिव ओवरऑल। तो एक तरह का एक ग्रोथ जो है वो, वाकई आपने सही कहा कि कम हो जाती है जब ये कोचिंग सेंटर में बैठ के आप एक रोट मैनर में आप काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं। तो मेरा ये कहना होगा कि बच्चों को सोचना बंद नहीं करना चाहिए, और ये सोच तभी होगी कि जब वाइडेस्ट पॉसिबल एक्सपोजर मिले। पता नहीं होता है बच्चों को, तो ये एक्सपोजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। एंड बीइंग अ साइंटिस्ट, द बेस्ट थिंग आई कैन से, मेगा साइंस प्रोजेक्ट्स हमारे कंट्री में चल रहे हैं, बहुत सारे चल रहे हैं। अबाउट 7 तो बहुत बड़े बड़े हैं, और उससे दूसरे भी हैं, क्योंकि हर एक चीज तो मेगा उसमें विज्ञान समागम में नहीं आ पाया। और उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, मैंने एक बुक भी लिखी है इस सब्जेक्ट के ऊपर अभी रिसेंटली, यदि आप देखेंगे उसका नाम है नोबेल ड्रीम्स ऑफ इंडिया। और जी। वो फ्री है, you can download it and you can circulate it also. ओके, तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, और आप लोग वहाँ से वो बुक पढ़ सकते हैं। आप लोगों को, मैं भी जब वो बुक पढ़ लूँगा तो उस पर एक ज़रूर वीडियो बनाऊँगा, और दोबारा से मैम से उस और पर दोबारा से मैम से उसको डिस्कशन करूँगा। ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात हुई मैम। अब बात करते हैं थोड़ा फंडामेंटल रिसर्च इन इंडिया। आपने कई कई सारे साइंस प्रोजेक्ट्स की बात करी, मेगा साइंस साइंस प्रोजेक्ट्स की प्रोजेक्ट्स की बात बात करी। करी। तो जी, फंडामेंटल रिसर्च किस तरीके से इंडिया के लिए फायदेमंद हो सकता है? क्योंकि बाकी कंट्रीज में भी फंडामेंटल रिसर्च हो रही है, तो अगर हमें अप्लाइड रिसर्च इंडिया में काफ़ी अच्छी हो रही है। लाइक अभी कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 में हम लोगों ने बढ़िया एकदम वैक्सीन वाला जो काम किया है, इंडिया में वैक्सीन बनी है, उसको हम लोग बाहर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, अभी अपनी वैक्सीन को यूज़ भी कर रहे हैं, तो वो तो बहुत अप्लाइड साइंसेज में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग। बट फंडामेंटल्स में हम लोग कितना अच्छा और कर सकते हैं, और कितने अच्छे फंडामेंटल्स हमारे लिए हो सकते हैं? सबसे पहले तो हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि हमारे साइंटिस्ट बहुत अच्छे हैं, जी। नंबर 1। नंबर 2, कि हमारे कंट्री में ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक तरह से एक, दे आर अ स्प्राउट, कि जहां से साइंटिस्ट निकले जा रहे हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं किसी भी फील्ड में हो। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइंस है एक कलकत्ता में, देर इज बोस इंस्टीट्यूट इन कलकत्ता। और कोलकाता एक तरह से एक गढ़ है जहां से बहुत साइंटिस्ट निकले हैं, हमारे सत्येंद्रनाथ बोस, जेसी बोस, मेघनाथ एंड साहा।
जी बिल्कुल, जी जी, आपने सही कहा। तो कोलकाता में से जैसे ऐसे निकले लोग, एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन प्रोफेसर रामन भी कोलकाता में गए थे फॉर 1 ईयर। आईएसीएस को लाइक लाइफ उन्होंने ही दी थी। जी 1906 में आईएसीएस का एस्टेब्लिशमेंट किया था सर महेंद्र लाल सरकार ने। देन उसके जी बाद 11 में शायद अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो हाँ 11 में 1911 हम्म, में सर सीवी जी रामन वहां गए थे। तब अमृतलाल सरकार जी वहां पर सेक्रेटरी थे। तो जी उन दोनों ने मिलकर एसोसिएशन को दोबारा से रिवाइव करवाया था। देन उसके बाद जी एसोसिएशन को चलाया। जी। देन आपने शायद नाम सुना होगा या नहीं, आई डोंट नो, बट देयर इज अ साइंटिस्ट कॉल्ड बिभा चौधरी, एंड शी discovered she worked on cosmic rays in Kolkata, you know, और कॉस्मिक रेज के ऊपर जो नोबेल प्राइज है वो पॉवेल को मिला बाद में, यू नो, जिन्होंने कि 7 साल बाद या 10 साल, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, वही काम किया था वेस्ट में, लेकिन ये काम हिडन रहा हमारे यहाँ। तो मुद्दा ये है कि हमारे कंट्री में बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट्स हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इज एन इंस्टीट्यूशन की जहाँ से अगेन स्प्राउट हो रहे हैं साइंटिस्ट्स, और होमी भाभा का आपको पता है कंट्रीब्यूशन इन भाभा स्कैटरिंग फॉर दैट मैटर, भाभा और स्कैटरिंग हो गया, बैंगलोर। बाकी जी सारी चीजें, और इंडिया में एटॉमिक एनर्जी को लेकर आना। देन उसके जी बाद बिल्कुल बार्क को बिल्कुल सेटअप बिल्कुल। करना। जी जी काफी सारे बिल्कुल। काम जो है भाभा सर के तो काफी सारे काम रहे हैं। और उन तो पर तो हमने खैर एक डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री 10 मिनट्स की बनाई भी है। वंडरफुल वंडरफुल। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आज की तारीख में भी इतने पॉसिबिलिटीज हैं। अब एनर्जी कोई ले लीजिए, हमारे कंट्री में कितनी जरूरत है अगर फ्यूचर जनरेशन को देखा जाए, एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी और सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए। तो अगर हम सोर्स देखेंगे एनर्जी का, अगेन इन लाइन विद द एसडीजीज, क्योंकि यदि हम करते हैं एनर्जी लेकिन हम बहुत पोल्यूशन क्रिएट करते हैं तो वो भी सही नहीं है, जी इजंट इट? तो न्यूक्लियर एनर्जी को हम देख सकते हैं, या फिर थोरियम बेस्ड एनर्जी है, वो भी एक रिसर्च है, अभी हमें पता नहीं हम उसको किस तरह से हम यूज कर पाएंगे फॉर आवर एनर्जी नीड्स। सो देर आर मेनी मेनी पॉसिबिलिटीज ऑफ वर्किंग। इतना सिंपल नहीं है, मैंने जैसे बोल दिया तो कि कोई अगर इंटरेस्टेड है कि हाँ चलो मैं करूंगा या करूंगी, लेकिन मैं कहाँ जाऊं करने के लिए, यू सी। तो कंट्री में लेट अस से जरूरत है बहुत ही मोटिवेटेड और बहुत ही फायर्ड अप साइंटिस्ट, यंग साइंटिस्ट लाइक यू ऑल, जो इन क्वेश्चनों को उठाएं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री के लिए, और उसको सस्टेनेबल मैनर में कैसे हम सॉल्यूशंस को ला पाएं। जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की बात तो हम करते हैं, लेकिन अगेन हाउ मच इज ग्रीन solar energy question, let us explore. I mean, that's another question, but just saying. So fundamental research is indeed absolute necessity for the progress of our country. And I think that जितने हमारे कंट्री में बहुत कम साइंटिस्ट्स हैं, उस अगर जीडीपी के हिसाब से देखें, जी पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, तो वी नीड टू क्रिएट ये जो एक नंबर रेशो है, अगर जर्मनी को उठा लें या यूके को देखें, फ्रांस को देखें, स्विट्जरलैंड जरा सी कंट्री, 8.5 मिलियन की पॉपुलेशन, यू नो, इट इज द हाईएस्ट पर कैपिटा नोबेल प्राइज विनर इन द वर्ल्ड। आप सोच सकते हैं, और जी दिल्ली से आधी पॉपुलेशन है स्विट्जरलैंड की। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो सिस्टम्स में है यहाँ की, you are able to work, and you're able to translate that work from fundamental research to the application, पेटेंट फाइलिंग। पेटेंट का मतलब तो यही हुआ ना कि आपने कुछ फंडामेंटल काम ऐसा किया जो कि आगे शायद काम हो सकता है इन इन सोसाइटी। जी। तो यहाँ पर मेरे सवाल तो हुए समाप्त, बट जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं अकेला तो आता नहीं हूँ कभी भी इंटरव्यू में, तो आप लोगों के जो सवाल हैं वो हमेशा लेकर आता हूँ। तो मैम अब आपसे मैं पूछने वाला हूँ जो वो सवाल जो कुछ मैंने चुने हैं, और जो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे सवाल भेजे थे, और उनमें से कुछ सवाल जो है वो मैं आपसे अभी यहाँ पर पूछने वाला हूँ जो स्टूडेंट्स के हैं।
तो सबसे पहले दिव्यांशु सिंह गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी के ये छात्र हैं और ये पूछते हैं कि मैम आई हैव सीन अ हाइप ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग इन सर्न व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स टू स्टडी और टू डू द प्रोजेक्ट ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग एट सर्न। ओके, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि पैंडेमिक के वजह से अभी तो कोई भी लाइक फिजिकल पॉसिबिलिटीज तो फॉर द मोमेंट नहीं है, राइट? तो जो भी कुछ है सब इट इज ऑनलाइन, और ऑनलाइन एक एक वेबसाइट है विच इज, अगर आप सर्न स्टूडेंट्स करियर को गूगल करेंगे सबसे पहला हिट उसी पर आएगा। तो यू गो देयर, you look at the various possibilities and you see where you fit in, what you can do। और नॉर्मली इसके अपॉर्चुनिटीज ओपन होते हैं, किसी भी प्रोग्राम एट सर्न के अपॉर्चुनिटीज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर ओपन होते हैं, लाइक सितंबर अक्टूबर, और जनवरी में उसका लास्ट डेट होती है। मार्च अप्रैल में जैसे कि एक सेशन होता है ना, मार्च अप्रैल में सिलेक्शंस होते हैं, फिर समर में यू कैन कम एंड स्पेंड अ समर हियर इफ यू, अगर आप आना चाहें तो। लेकिन इस साल तो अनफॉर्चुनेटली टाइम भी निकल चुका है, क्योंकि ये तो लास्ट डेट वगैरह सब खत्म हो चुकी है। और ऑनलाइन काम करने के लिए आपको कभी इंतजार ही नहीं करना है। यू शुड बी एबल टू जस्ट गूगल, फाइंड अ गुड क्वांटम कंप्यूटिंग एक्सपर्ट एंड स्टार्ट बॉदरिंग देम, एंड दैट्स योर जॉब। जी, तो आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। नताशा का अगला सवाल है। नताशा पूछती हैं हाउ कैन आई जॉइन सर्न फॉर पीएचडी और आफ्टरवर्ड्स। अभी शायद नताशा एमएससी में है, एमएससी फर्स्ट ईयर में अगर मैं गलत नहीं हूं तो, या फिर बीएससी लास्ट ईयर में होंगी। तो हाउ कैन शी जॉइन सर्न और हाउ कैन एनीवन जॉइन सर्न। जी, मेरे ख्याल से वो सही सवाल है कि हाउ कैन एनीवन जॉइन सर्न। सो पहली बात तो मैं फिर से यही कहूंगी कि जो हाइप है ना, थोड़ा सा हम इसे कम करें कि सर्न ही आना जरूरी है। पहली बात तो अब पैंडेमिक ने ये तो हमें सिखा दिया कि हम हर काम घर बैठे कर सकते हैं, और जी हर एक, ठीक है, एक्सपेरिमेंट का जो एक्सपेरिमेंटल पार्ट है वो जरूर फिजिकली करना पड़ेगा, लेकिन बाकी जितना भी है, डिजाइनिंग है, डेटा एनालिसिस है, या फिर प्रोग्रामिंग है, और डेवलपिंग अ मॉडल, सिमुलेशन, सब कुछ आप घर बैठ के कर सकते हैं। एंड अपने कंट्री में बहुत लेबोरेटरीज हैं जहां पर सर्न के साथ कोलैबोरेशंस हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज टू एंटर इनटू वन सच प्लेस, कि वहां इंडिया में हम क्या कर रहे हैं, जो भी आपकी फील्ड है। अगर क्वांटम कंप्यूटिंग भी आप बोल रहे हैं, जैसे पहला क्वेश्चन था, और कोई ना कोई हमारे कंट्री में जरूर ये काम कर रहे होंगे विद अ कोलैबोरेशन एट सर्न। सो यू नो द गुड थिंग इज कि आप थोड़ा सा उसमें एक्सप्लोर कीजिए कि क्या हमारे कंट्री में हो रहा है इन द फील्ड दैट यू लाइक। और जब एक्सप्लोर किया आपने, तो अपने साइंटिस्ट से जाके आप मिल भी सकते हैं। देखिए इंडिया में तो इतना मुश्किल नहीं है, आप जाके मिल सकते हैं। यू कैन स्पेंड सम टाइम इन द लैब एंड इवन देन डिसाइड कि सिंपल। यदि ये मुझे वाकई पसंद है कि नहीं है ये फील्ड। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें एक हाइप बनी होती है कि हमें ये करना है, हम सर्न जाना है, सर्न जाना है, लेकिन हमें जरूरी नहीं कि सर्न जाना है। पहले आप देख लीजिए कि यू रियली वांट टू वर्क ऑन दैट फील्ड दैट यू आर चूजिंग, क्योंकि ये एक बहुत मुश्किल जर्नी है। मैं आपको ये जरूर बताऊं कि बहुत चैलेंजिंग है। इट्स नॉट अ 10 to 5 जॉब, यू हैव टू बी वर्किंग 24/7, और आपको पता नहीं है कि आगे क्या करना है। आपको अपना रास्ता बनाना है, और रोज नए नए चैलेंजेस को सॉल्व करना है। और कभी कभी वो होते हैं, और 90% ऑफ द टाइम तो वो सॉल्व नहीं होते हैं। तो वो एक स्ट्रेस लेवल को लेकर आगे बढ़ना, कोई कोई लोग तो उसमें मतलब अपनी एक, कि भाई ये ही मेरी कॉलिंग है, मुझे ये करना है, देन इट्स फन। जब एक बार वो फन बन जाता है तो देन इट्स ग्रेट। but many times you want a little less stress in life, you want to be in a 10 to 5 job। तो ये evaluations जो हैं, ये सब आप तो घर बैठे करना होगा ना। you can't be coming to CERN and then realizing कि अरे ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, नहीं। जी जी जी। और जैसा कि आपने बोला कि साइंटिस्ट के साथ बात करने के लिए बहुत इजी है। एक एग्जांपल भाई मैं ही हूँ। अब आप देख लो, दिल्ली में बैठ के सर्न में साइंटिस्ट के साथ कोलैबोरेट करके आप लोगों के लिए इंटरव्यू लेकर आ रहा हूँ। जस्ट एक ईमेल लगता है भाई,
आप ईमेल करके देखो, रिप्लाई आपको आएगा। डीजीसीएसआईआर हो, चाहे कुछ भी, कोई भी साइंटिस्ट हो, आप बस मेल करके देखो, आपको रिप्लाई आएगा। नहीं आएगा, दोबारा मेल करो, तिबारा मेल करो, 4 बार मेल करो, जी, 10 बार मेल करो, परेशान कर दो पूरा, तब रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है? जी, और जी। ऐसा नहीं होता है कि बहुत कम केसेज़ में होगा कि वो आपको टाइम ना दे पाएँ। अगर बहुत बिज़ी हैं तो नहीं दे पाएँगे मेबी, बट ऐसा नहीं कि बात नहीं करना चाहते। साइंटिस्ट्स आर ऑलवेज़ अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स। सो ये चीज़ तो मैं आप लोगों को बता दूँ। द नेक्स्ट क्वेश्चन अमित रंजन सर के एक स्टूडेंट से है, मुझे नाम नहीं पता है दोस्त, अगर आप अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये बोलते हैं कि रिसेंटली सर ने एक स्कीम दिया था कि अपने वेबसाइट में अगर हम अपना कोई एक्सपेरिमेंट आइडिया उनको दिखा सकें उनको दिखा सकें तो वो लोग हमें बुलाएँगे और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराएँगे, और लास्ट टाइम के विनर जो हैं वो भी अंडर ग्रेजुएट्स स्टूडेंट्स थे। तो एक्सपेरिमेंटल आइडिया डेवलप करने के लिए वो लोग क्या पढ़ते हैं? अच्छा, तो एक्सपेरिमेंटल आइडिया डेवलप करने के लिए वो लोग क्या पढ़ते हैं? बेसिकली काफ़ी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि एक्सपेरिमेंटल आइडिया को कैसे डेवलप किया जाता है। तो इस पर तो एक टिप्पणी मैं भी करना चाहूँगा कि दोस्त, कुछ ना कुछ हरकतें करते रहो, जो हरकतें नहीं करते, जो सिर्फ़ किताब को पढ़ते हैं, अ, वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते। मेन ये है कि कुछ तोड़ो, कुछ फोड़ो, कुछ मम्मी से डाँट खाओगे, कुछ कुछ कहीं कहीं न कहीं कोई तारे इधर से उधर घुमा के अगर तुम लगा के देख चेक करोगे अपने हिसाब से, थॉट एक्सपेरिमेंट करो चाहे रियल एक्सपेरिमेंट करो, खुद करके देखोगे तभी तुम इस चीज़ को समझ पाओगे कि प्रोजेक्ट्स लोगों के दिमाग में कैसे आते हैं। अब मैम आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि देखो अपॉर्च्युनिटीज़ तो चारों तरफ से मुझे लगता है आसमान से गिर रही हैं। इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, हमारे अपने कंट्री में इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, नेशनल साइंस फेयर होता है और इंटेल ने शुरू किया है, आईबीएम ने शुरू किया है और आई मीन एवरी सिंगल डे आई सी सो मच ऑन द न्यूज़ कि बच्चों ने ये किया, बच्चों ने वो किया, बच्चों को ये प्राइज़ मिला, ऐसा हुआ, ये एंड सो अभी ऑन। एक वो हुआ था, अभी शायद 2 साल पहले की बात है, 2 साल पहले या 3 साल पहले की बात है। कुछ स्टूडेंट्स ने, साउथ के कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने सैटेलाइट भेजा था, वर्ल्ड जी। स्मॉलेस्ट सैटेलाइट भेजा था। जी, जी, बिल्कुल। तो यही है कि आप मतलब एक एडवेंचर में हैं एट द मोमेंट। आप सोचिए कि मेरा क्या एडवेंचर है और उस एडवेंचर को आपको कन्वर्ट करना है इनटू रियलिटी। और सर्न का एक प्रोग्राम जो आपने मेंशन किया था उसका नाम है बीम लाइन फॉर स्कूल्स। वो अलग एक प्रोग्राम है ओनली फॉर स्कूल्स, जिसमें कि आप एक एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचते हैं और उसको डिफाइन करके आप सबमिट करते हैं, बट देन यू हैव टू डिफाइन योर टीम, यू नीड अ मेंटर एंड इट इज अ वेरी लाइक फॉर्मल प्रोग्राम। लेकिन मैं सोचती हूँ कि उसके लिए आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट फोकस करें कि आप व्हाट वुड यू लाइक टू डू एंड वेयर यू कैन मेक अ डिफरेंस, प्रोवाइडेड दैट यू गेट इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट इट। और आज की तारीख में विद यूट्यूब और इतने सारे कोर्सेज और पता नहीं, देर इज नो एक्सक्यूज कि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं नहीं मिलेगी। यू डोंट नीड अर्चना टू टेल यू कि कहाँ इंफॉर्मेशन ढूंढो। आजकल के बच्चे तो मेरे से कहीं आगे हैं इन सब चीजों में। इन्फॉर्मेशन आजकल एक्सेस में है। जी, जी, बिल्कुल। अब कंचन का एक सवाल है, कंचन पूछती हैं या पूछते हैं, आई डोंट नो इफ शी और ही, what brought you in brought your interest in science, and how did you overcome all the challenges faced from the society to reach the dignity? एक सवाल इनका ये है, एंड देन दूसरा सवाल ये है कि व्हाट आर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं? दो सवाल हैं इनके। जी, जी। मैं तो यही सोचती हूँ कि एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी फैमिली आपके अंदर बिलीव करे और आपको सपोर्ट करे। ये बहुत बड़ी चीज़ है। आई वाज़ लकी, मेरे दोनों पेरेंट्स तो टीचर्स थे स्कूल में वहाँ झांसी में। तो उससे ये रहा कि पढ़ाई का एक माहौल रहा घर में, बहुत एनकरेजमेंट रहा हर तरह से कि आप पढ़ाई करें और पढ़ाई में ही रहें। साइंस में तो आई थिंक शुरू से ही मेरा इंटरेस्ट था, बहुत कुछ-कुछ करती रहती थी। पापा ने बहुत एनकरेज किया उसके लिए।
देन मतलब एक छोटी सी चीज है कि पापा ने अगर कंपास ही लाके दी तो वही कितनी बड़ी चीज हो गई, ज्योमेट्री क्लास के लिए तो। एंड सारे जो क्या होता था पहले, आई डोंट इवन, प्रोट्रैक्टर बोलते हैं शायद उसको, जिससे कि एंगल मेजर करते हैं, जी जी या फिर वो डिजाइन बनाने के लिए कुछ कुछ, सो दीज लिटिल लिटिल थिंग्स व्हेन यू आर अ किड दे मेक यू वेरी, दे एनकरेज यू। और मेरी पूरी फैमिली, और शायद उत्तर प्रदेश में बहुत इस तरह से है, फैमिली में बहुत सपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। तो वो एक पॉजिटिव बात रही मेरे लिए। और आगे भी मतलब बेसिक सपोर्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और सही कह रही हैं आप कि जब मैं अपना फिजिक्स में, जब मैं पीएचडी कर रही थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो इतने मौके आए जब मुझे लगता था ये मेरे से नहीं होगा। और ऐसा सुनने में भी होता है कि बीइंग अ गर्ल, आप एक एक टाइम ऐसा होता है पीएचडी में, ना आप इधर के होते हैं ना आप उधर के होते हैं, ना पीएचडी खत्म हो रही होती है ना आपकी शादी हुई होती है, पेरेंटल प्रेशर्स होते हैं कि आपको अब शादी करनी है। सो और मजाक भी होता है क्योंकि बाकी लड़कियों की सबकी शादियां हो चुकी होती हैं, तो ये है कि ये आई हैं एक नोबेल लॉरेट हमारे घर में, तो या, ये झोला झोला लटका के चली है फिजिक्स पढ़ने के लिए, नोबेल प्राइज मिलेगा इनको, ये सो टिपिकल यूपी दोनों वाली बातें हैं। आई कैन रिलेट टू दिस। मैंने काफी लोगों के मुंह से सुनी है, लाइक जब यहाँ लड़कियों की शादी नहीं होती तो कुछ इस तरीके के बोले जाती हैं बातें। जी जी, तो वही है ना। और या फिर जैसे कि आप, अगर आपको बहुत लग रहा है कि टुडे यू हैव टू गो टू द लैब, आज आपको काम करना है, आज आज अरे आज ही मिल जाएगी तेरे को पीएचडी, आज ही तेरे को नोबेल प्राइज मिलेगा क्या, मतलब उस तरह से। तो द सीरियसनेस ऑफ वर्किंग इन साइंस इज वेरी इम्पोर्टेंट टू इनकलकेट इन द सोसाइटी, एंड प्लस ये भी समझना होगा कि पीएचडी जो है वो एक डिफिकल्ट चैलेंज ऑलरेडी अपने में होता है। तो जी जो सोशल प्रेशर्स हैं उनको थोड़ा सा इस तरह से देखना होगा कि टोटलिटी ऑफ लाइफ में ये पीरियड जो है ये बहुत छोटा सा पीरियड है। आपको ये देखना है कि लड़की करियर बनाना चाह रही है, आपको उसको उत्साहित करना होगा, प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि वो इसमें जाके आपका ही नाम रोशन होगा, और आपकी ही सोसाइटी, अपनी कंट्री के लिए इन द एंड ऑफ द डे आप कुछ कर पाएंगे। और इतना बड़ा ना सोचें तो आप अपनी फैमिली के लिए, यू बिकम एन एग्जाम्पल फॉर योर फैमिली, कि आपने पढ़ाई करी। आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट सिंपल कि आपको लगे कि हाँ हर बच्चा जो, जितने लोग पीएचडी में एनरोल करते हैं और कितने लोग कंप्लीट करते हैं, ये रेशो शायद इंटरेस्टिंग होगा पता लगाने के लिए। और उसमें से जी कितनी लड़कियां एनरोल करती हैं और कितनी लड़कियां फिनिश करती हैं, ये भी देखना होगा। इट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट। तो जी मैं तो बस यही कहूंगी कि मैं अपना कर पाई इसलिए क्योंकि मेरी फैमिली ने मेरे में बिलीव किया कि यू विल बी एबल टू डू इट। बहुत मौके ऐसे आए जब मुझे लगा मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरी फैमिली, आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू माय फैमिली एंड आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू माय वर्क, नहीं हो पा रहा था। बहुत बहुत जैसे गिल्ट फीलिंग होती है, और शायद हर लड़की को होती है, क्योंकि एक तरह से एक सोशल हार्ड वायरिंग होती है हमारे अंदर कि हम वी आर द केयर गिवर फॉर द फैमिली, तो हमको एक तरह से कोई नहीं भी बोले तो भी हमें लगता है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसको थोड़ा सा हम यदि सपोर्टिव वे में हम इसको कम करें, कि हमारा, हमारे जैसे मेरे फादर, मेरे हस्बैंड, मेरे मेरे इन लॉ फैमिली अमेजिंग सपोर्ट, आई मीन उन्होंने कहा बेटा यू हैव अपॉर्चुनिटीज, आप आगे जाइए, सो that kind of thinking has to come, and I was just lucky and very fortunate to have that support. जी। और मैम आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में भी इन्होंने कुछ पूछा है, तो जी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में आप बताएं। जी, तो जैसा मैंने पहले बताया था कि डिटेक्टर्स को, क्योंकि अभी बिल्कुल पिछले साल हमने बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, जो मैं 2008 में मैंने ड्रीम किया था, जी और मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ा था, जबकि मुझे भी काफी मतलब इधर से थपेड़े आए उधर से थपेड़े आए, लेकिन मैंने उसको छोड़ा नहीं, मैं पकड़ी रही उसका छोर। और उसको हमने 2019 और 2020 में 144 बड़े बड़े डिटेक्टर को सीएमएस एक्सपेरिमेंट में लगाया। तो ये एक काफी मतलब लेट्स से कि बड़ी उपलब्धि रही मेरी टीम की, जिसको मैंने लीड किया। और आगे इसी तरह के और बड़े बड़े डिटेक्टर लगेंगे सीएमएस में। तो वो काफी बड़ा प्रोजेक्ट है जो अब 2023 में लगेंगे 2000 नहीं 288 डिटेक्टर्स,
और 2025 में लगेंगे 216 डिटेक्टर। तो ये एक प्रोजेक्ट की एक लाइन चल ही रही है। लेकिन उसके अलावा भी मैं सोचती हूँ कि मेरी इतनी प्रिविलेज पोजीशन है और मेरी कनेक्ट है एक स्टूडेंट्स के साथ इंडिया में, तो इसके ऊपर मैंने मेरा एक रास्ता चल ही रहा है, पिछले 10 सालों से चल रहा है कि मैं बहुत स्टूडेंट्स के साथ टाइम कोशिश करती हूँ जितना मेरे पास हो पाए फ्री टाइम मैं स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करती हूँ, उनको इनकरेज करती हूँ, और जो भी लेट्स से आउटरीच मैं सर्न के बारे में कर सकती हूँ उनको बता पाऊँ, मेगा साइंस प्रोजेक्ट्स के बारे में बता पाऊँ वो करती हूँ। तो ये एक तरह का एक प्रोजेक्ट ही है, क्योंकि आज तक मेरे ख्याल से 20,000 से ज़्यादा बच्चों के साथ मैंने इंटरेक्शन किया है, और टीचर्स के साथ भी मैं इंटरेक्शंस करती हूँ काफ़ी। फिर यहाँ सर्न में मुझे एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी मिली है, विच इज़ टू फॉर्म समहाउ द इंटरेक्शंस बिटवीन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे यूनाइटेड नेशंस है या WHO है, और तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पर। इनके साथ हम मिल के किस तरह से सर्न के साथ कोलैबोरेशंस को देख सकें कि हम क्या चीज़ें साथ में कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक सैटेलाइट है यूनोसैट, जी और वो वेदर फोरकास्टिंग में बहुत आगे है और पूरी दुनिया को वो डेटा देती है ऑन वेदर फोरकास्टिंग। सो सर्न और यूनिटार एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ ये प्रोजेक्ट बना है, और सारा जो डेटा मैनेजमेंट है वो सर्न करता है। सो दिस इज लाइक अ कोलैबोरेशन बिटवीन एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्न। तो मेरा जो नया पोर्टफोलियो है उसमें मैं ये इस तरह के काम भी थोड़ा अभी सीख रही हूँ, नया है ये, और मैं चाह रही हूँ कि ये SDGs के बारे में भी मैं बहुत सीखूं, और मैं किसी तरह से थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस कर पाऊँ इसमें भी। जी। आखिरी सवाल लेंगे जो है मिस्टर विवेक मुरलीधरन का। विवेक भाई का ये सवाल है, at what point will you decide to stop breaking the particles and finding the smaller ones? इसका जवाब मैं दे देता हूँ, कभी नहीं। ठीक है, आपके सपने आप भूल जाओ, ठीक है, कि कभी कोई रुकने वाला है। By the way, विवेक मुरलीधरन इज द स्टैंड अप कॉमेडियन। अगर आपको देखनी है उनकी काफी सारी साइंस से जी, रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड काफी सारी नहीं, एक बिट है उनकी मैथ्स रिलेटेड, काफी जी, ज्यादा बढ़िया उनका सेट है, वंडरफुल, काफी ज्यादा वंडरफुल। अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है उनका। Congratulations, Vivek ji. Very ऑन good. ऑन दैट नोट मैम, हम आपसे विदा लेते हैं और एक वादे के साथ विदा लेते हैं, जब भी आप दिल्ली आओगे तो जी, हमसे जरूर मिलोगे, और हम तब लाइव बैठकर एक इंटरेक्शन जरूर करना चाहेंगे। और अगली बार के लिए भी हम आपसे एक वादा लेंगे कि अगली बार जो भी हमारे सवाल आएंगे उनका जवाब देने के लिए आप हमारे साथ जुड़ेंगे। जी, जवाब होंगे कि नहीं ये नहीं प्रॉमिस करूंगी, लेकिन हाँ सवाल लेने में जरूर आऊंगी, और जब भी दिल्ली आऊंगी आई विल बी वेरी हैप्पी टू हैव अ लाइव इंटरेक्शन। जी जी। थैंक यू वेरी बहुत बहुत मच। थैंक यू वेरी मच थैंक यू। मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए जी जी, और इतना टाइम देने के लिए हम लोगों को। थैंक यू। all the best to all of you, and very good job that you're doing, so congratulations to you as well. Thank थैंक you. यू।